नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तो लोकसभा चुनाव के 6 दौर का मतदान पूरा हो चुका है, यानी 486 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब 1 जून को अंतिम दौर की 57 सीटों पर घमासान होना बाकी है। जिन राज्यों में मतदान बाकी है उसमें यूपी के पूर्वी इलाके यानी पूर्वांचल की 13 सीटें, बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 3, बंगाल की 9, उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं। इन सब के उलट पंजाब की 13 सीटें जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और हिमाचल की 14 सीटें जहां कांग्रेस सरकार है, बीजेपी के लिए कड़े मुकाबले वाली मानी जा रही हैं। ऐसे में अंतिम दौर के मतदान को प्रभावित करने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज मिर्जापुर की चुनावी रैली में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। इसी तरह अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार इसी मुद्दे के इर्द गिर्द अपने एजेंडे को रख रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी को इसी मुद्दे की से सबसे ज्यादा उम्मीद है? मोदी जी का एक मुजरा वाला बयान भी आज काफी चर्चित है, जिसमें विपक्ष को हमला करने का मौका भी दे दिया। बिहार के काराकट में पीएम ने मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा था वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इसी बयान पर विपक्ष बिफर गया है और पीएम की भाषा पर सवाल उठाने लगा है। तो क्या है, मोदी अंतिम दौर में चुनाव को मोड़ने के लिए लगातार मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को पर डट गए हैं या इसके पीछे क्या कारण है? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। लालू जी अपनी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसी पार्टी की शरण में गए हैं जो पिछड़ा विरोधी पार्टी। पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज का विरोध करने का काम किया। सबसे पहले काका साहेब कालेलकर कमीशन, इसकी रिपोर्ट को दबाकर पिछड़ों के रिजर्वेशन का रोड़ा बने। फिर जब मंडल कमीशन आया तो उसको भी रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई तब राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी ने इसका डटकर विरोध किया, डटकर विरोध किया। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, देश की प्रगति से बांस गांव के लोग, देवरिया के लोग खुशियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं। जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है,
और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। गांधी करारा जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार जिन बयानों पर डटे हुए हैं वो है मुस्लिम आरक्षण। एक ही मुद्दा जिसके केंद्र में बीजेपी का चुनाव लगातार पकड़ को बनाए हुए है। कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन लगातार प्रहार हो रहा है और उस पर पलटवार भी आ रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतिम दौर का घमासान बाकी है। केवल 57 सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे और चुनाव पूरा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके पास चलते हैं और इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर चुनाव अब अंतिम दौर में किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सुकीर्ति जैन साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकीर्ति जी। रतन तिवारी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन जी। अशोक सिंह बिसेन साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदुकांत जी। सुकीर्ति जैन साहब, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष लगातार पिछले 2-3 दिन से एक ही मुद्दे पर डटे हुए हैं, वो है मुस्लिम आरक्षण। जब से कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया है इसी मुद्दे पर प्रहार हो रहा है। इससे पहले लगातार बयान बदल रहे थे, बीच में मुजरा भी आ गया, मुजरा नहीं होने दूंगा। ये सब क्या संकेत दे रहा है? आखिर कहीं ना कहीं तो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही होगी, तभी इतना करारा हमला हो रहा है। चुनाव कोई सा भी हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे पूरे देश के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उनको हल्के से नहीं लेती और हर चुनाव जो है एक चुनौती के रूप में लेती है। दूसरी बात, जिस तरह की आइडियोलॉजी, विभिन्न विचारों के लोगों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना, निश्चित रूप से कई संदेह पैदा होते हैं। उसमें से एक संदेह ये भी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण का भी एक अपनी गाइडलाइन है, एक अपना अपर कैप है। सुकीर्ति जैन साहब, जब आप खुद मान रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर तौर पर बीजेपी मानती होगी, तो लोगों को डराने की जरूरत क्यों है? क्यों डराया जा रहा है? क्या मतलब जो है विपक्ष मजबूत है, इतनी मजबूत पोजीशन में है कि डराने की जरूरत पड़ रही है? मुजरा भी आ गया बीच में, बताइए। विपक्ष परेशान है, मोदी जी मुजरा की भाषा बोलने लगे हैं। जनता कंफ्यूज ना हो और आने वाले समय में संभावित जो खतरे पैदा हो, जनता को उसके बारे में आगाह करना जरूरी है। निश्चित रूप से बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का आएगा, लेकिन ये जो है आने वाले समय में ऐसा करके कहीं ऐसा ना हो कि भारत का सामाजिक ढांचा ये लोग उसको डिस्टर्ब करें। इसलिए जो संवैधानिक तौर पर जो आरक्षण दिया जा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और जहां तक प्रश्न उठता है मुस्लिमों के आरक्षण की, तो जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें उनको लाभ मिलते रहेंगे। वैसे भी अल्पसंख्यक होने के कारण उनको जो है जो लाभ दिए जा रहे हैं। नौकरियों में आरक्षण की जहां तक बात है, क्योंकि अब आजकल न्यायालय भी बहुत सजग है। कोई भी सरकार, चाहे इंडी की गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार मनमाने गैर कानूनी कोई भी निर्णय पास नहीं कर सकती। लेकिन चुनाव में जनता को सचेत करने का काम प्रत्येक राजनीतिक दल का है। ठीक है, जिससे कि जनता निर्णय लेते समय पूरा विचार करे। ठीक है, एक कमेंट सबसे ले लूं, फिर इस विस्तार से बात करेंगे। रतन तिवारी जी, जल्दी से बताइए, आखिरकार प्रधानमंत्री इतना हरा हमला क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस पर? अब देखिए, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं।
देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को कहता है कि कांग्रेस पार्टी मुजरा कर रही है। देश का प्रधानमंत्री आज बड़े बड़े मंचों से यह कह रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी तो यहाँ के लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान तालिबान की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, मटन मछली चिकन की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, भैंस की बात हो रही है। तो देश के प्रधानमंत्री के दिमाग को क्या हो गया है, उनकी जो भाषा है उस भाषा को क्या हो गया है कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ नवीन भाई कि प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ा उनको एक जो शक्ति मिली थी 2014 में, शायद इनके पापों के कुकर्मों द्वारा उनको भगवान ने वो शक्ति छीन ली है, जिसकी वजह से यह इस तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उनको भी ये पता है, देश की जनता को भी पता है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। एक अच्छी सरकार बनेगी जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलने जा रहा है। ठीक है, उस पर आएंगे रतन तिवारी जी आएंगे। अशोक सिंह बिसेन साहब, प्रधानमंत्री ने आज मिर्जापुर में कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को सपोर्ट करती है, माफिया से आगे बढ़ गए, आतंकवादियों को रिहा कर देती है। ये बहुत बड़ा हमला है। जो राष्ट्रवाद की लहर देश में मानी जाती है और खासतौर से उत्तर भारत में, उस पर जो है जो ठप्पा है आप लोगों पर हट नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश आपने की, अखिलेश यादव जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन लगातार बीजेपी उसको और मजबूत कर रही है। बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए इससे उभर पाना। आज मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, पहले तो आरक्षण पे आए, अब इनको तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को जो है 5 सालों में 110 बार मन की बात कर चुके हैं। मन की बात से इनकी बात जब नहीं बनी तो ये मंगलसूत्र पर आ गए। मंगलसूत्र से भी इनकी बात नहीं बनी तो पंथ और मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात, बंटवारे की बात करने लगे। उससे भी बात नहीं बनी इनकी, तो ये धीरे धीरे आके कहे कि अब ये लोग जो है, जो आज युवराज हैं, तो युवराज जो निकले शहजादे, अभी मुझे शहजादे बोला, इन्होंने अपना स्तर जो है इस स्तर पर खड़ा कर दिया है कि अब जनता को इनसे विश्वास उठ गया है। अब जनता जो है, अब जो उत्तर प्रदेश की इस 5वें चरण 6वें चरण में जो है अंतिम पावदान पर जब बैठा वोटर जो है सिर्फ इनकी राह जो रहा है, क्योंकि वह महिला, सीमांत और किसानों, गरीब, शोषितों, वंचितों और युवाओं को जो है अधिकार दिलाने के लिए जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी निकले हैं। लेकिन अशोक जी, ये आप लोगों की दुखती रग तो है। माफिया और जो अपराधियों के साथ जो पुरानी छवि है वो छूट नहीं पा रही है, इसीलिए बार बार बीजेपी उसी पे हमला करती है, बार बार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे जो अच्छा काम किया है उसी पे प्रधानमंत्री भी आज बहुत तारीफ कर रहे थे योगी जी की, और आप लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा वालों से कि माफिया जो हमारे यहाँ माफिया है, अब इनके यहाँ चले जाए तो देवता बन जाते हैं। आज इनके साथ जो गलपहिया खेल रहे हैं, बड़े से बड़े माफिया जो है, जिनके ऊपर बड़े से बड़े आरोप लगे हुए हैं, उनको जो है इनको माफिया नहीं दिखाई देते। हम कह रहे हैं धनंजय सिंह की ओर सारा आपका क्या, धनंजय तो छूट के आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज राम मंदिर, रामलला का मुद्दा जो है, जब इनसे जो है हाथ छुड़ा लिया, ये राम को धोखा देने वाले लोग हैं। अब इन राम को जब मुद्दा बनते इनकी बात नहीं बनी तो ये मंगलसूत्र की बात करने लगे। मंगलसूत्र से इनकी बात नहीं बनी तो दलित आरक्षण छीनकर जो है मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करने लगे। उससे भी जब बात नहीं बनी इनको तो ये मुजरे वाली बात करने लगे कि लोग मुजरा सुनने, मुजरा, माफिया, मंगलसूत्र, मुसलमान सब पे आ गए। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, ठीक है आऊंगा, एक कमेंट में फिर आता हूँ आपके पास। आता हूँ अशोक जी, आता हूँ, विस्तार से बात करेंगे। स्वयं इन्हें हराने के लिए जो है आज मैदान में उतर चुकी है। ठीक है अशोक जी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, सबकी बात सुनी आपने, दिन भर का घटनाक्रम देखा आपने, कहाँ जा रहा चुनाव, 57 सीटें बची हैं, बहुत तगड़ा घमासान है। पंजाब में बीजेपी के लिए दिक्कत है और कुछ राज्यों में दिक्कत भी है। आपको क्या लगता है चुनाव इतना आसान है अभी भी?
जी नमस्कार नवीन जी। जी। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए बोलिए। थोड़ा सा इको कर रहा है, उसको भी ठीक कराइए। देखिए, जितनी बातें चल रही हैं, मुख्य बात ये है कि आज एक तरह से जनता ने देश के इलेक्शन में अपना निर्णय दे दिया है। 90% सीटों पर देश के लोकसभा की 543 में से लगभग 90% से वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ लगभग 10% अर्थात 57 सीटों पर जो आपने कहा कि मतदान बाकी है, जो 1 जून को होना है। अब आप चाहे जितना भी नारेबाजी कर लें, कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर लें, मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा क्लोज फिनिश का ये मैच नहीं है जिसमें फोटो फिनिश होने वाला है कि आप इस ढंग की बातें कर ले तो उससे कोई मतदाता के दिमाग पे या चुनाव के परिणामों पे ओवरऑल असर पड़ेगा, ऐसा हमें नहीं लगता है। लेकिन मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय चुनाव में जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे अन्य पार्टियों के बड़े नेता हैं, उन्हें शब्दों की और बातों की मर्यादा अवश्य रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर में टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, और जिस तरह से उनके सुपुर्दे खाक किए जाने के दौरान जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दिया अखिलेश जी ने, मैं जानना चाहता हूं अशोक जी से कि क्या वास्तव में मुख्तार अंसारी शहीद हैं, और शहीद हैं तो उन्होंने शहादत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए शहीद होने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन्होंने ऐसे कौन से बड़े काम किए थे कि वो देश या समाज के लिए शहीद हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे में गुंडों को पालने की बात, माफियाओं को पालने की बात अगर प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में आज कही है, तो इस कलंक के टीके को कैसे धो सकती है समाजवादी पार्टी? एक बात, ये बड़ी बड़ी बात है। दूसरा, महिलाओं को लेकर जो सवाल तमाम उठते रहे, मणिपुर की बात को, पहलवानों की बात को दिल्ली में, ये विपक्ष उठाता रहा है और उनका ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा, उसमें दम भी था और बैकफुट पे आना पड़ा बीजेपी को। और इवन प्रधानमंत्री के स्तर पर प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा बातें नहीं की मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से संदेश खली का मामला आया पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से हाल फिलहाल में स्वाति मालीवाल का मामला आया दिल्ली में, इस पर भी विपक्ष ने अगर उतनी ही जोरदार ढंग से बातें रखी होती और ये नहीं कहते कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए मौन धारण कर लिए, जिस तरह का रुख, देखिए जेल में रहने पर मैं मानता हूं कि एक कहीं न कहीं सिंपैथी मिल रही थी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन जेल से बाहर आते ही ये जो कांड हुआ, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश जी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी की क्या स्थिति थी, आज तक वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए वो पोस्टर गर्ल थी मालीवाल, आज वो बेशक आरोप लगाए कि बीजेपी के साथ मिल गए। तो ऐसे में जो बड़े मुद्दे उठा रहे थे विपक्ष, उन पे जरूर कहीं न कहीं उनको भी बैठ आना पड़ा है। बिल्कुल। और इसके परिणाम, इसका असर अंतिम चरण में देखने को मिले। ठीक है, सुकीर्ति जैन साहब, आपको लगता है कोलकाता हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया वो मोदी जी के लिए बहुत वरदान साबित हुआ और वहां से उन्होंने पूरा अपना ट्रिगर दबा दिया और उनको एक लीगलिटी मिल गई उस मुद्दे को लेकर? लगातार जो मुस्लिम आरक्षण पर था और विपक्ष अभी तक जवाब दे नहीं पा रहा उसका। मोदी जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि कठिनाई से कठिनाई समय में भी उसको अवसर में बदल लेना, और निश्चित रूप से उसको जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक घी का काम किया, तो मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है पूरे राष्ट्रीय परिवेश में विगत 10 वर्षों के मोदी जी के प्रशासन और शासन का, निश्चित रूप से ये अंतिम पड़ाव है चुनाव का। लेकिन ये जो परिणाम आएंगे, ये जो परिणाम 10 साल के कार्यों का निचोड़ रहेगा और मोदी जी ने देश को कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति
महिला सम्मान के मामले में और औद्योगिक प्रगति के मामले में भी उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा गया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और केंद्र शासित पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी ने, योगी जी ने जिस मुकाम तक पहुंचाया है, ये चुनाव उसका परिणाम प्रतिफल है और वो भाजपा के पक्ष में है। निश्चित रूप से ये 10% सीटें बची रह गई हैं। सुकीर्ति जैन साहब, और यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगा सीटों आपसे। में दूसरे राज्यों की भी सरकारें आ रही हैं जी, दूसरे राज्यों की भी, दूसरे दलों की भी सरकारें हैं। हो सकता है कुछ सीटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन अंतिम परिणाम मोदी जी के 10 वर्षों के किए गए कार्यों का पुरस्कार रहेगा जनता के द्वारा जो दिया जा रहा है। और जहां तक प्रश्न उठता है इस शब्दावली का, तो अब ये जो है मुजरा, उसको विभिन्न तरह से उसको डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। सब लोग अपने ढंग से बात को कह रहे हैं, लेकिन क्या ये अच्छा लगता है कि खाते हुए मछली दिखाना? ये कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है, आप बताइए मुझे ये। हाँ, दोनों तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां भी जो है एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ भी मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी उठता है। आपने योगी के बारे में बात की, प्रधानमंत्री ने बहुत देवरिया में तारीफ की आज योगी जी कामकाज की, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म कर ले। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह योगी जी की तारीफ नहीं करते देखे कहीं पर। तो वो जो बार बार जो शंका समाधान किया जा रहा है, केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया, योगी जी को हटा देंगे, वो लगता है कहीं बना हुआ है क्या? देखिए, केजरीवाल जो है जितने मतलब स्मार्टली किसी बात को कहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अमित शाह जी केवल मुद्दों की बात करते हैं और मोदी जी मुद्दों के साथ में विपक्ष की बातों को जवाब देना। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, पैटर्न सबका तय है। केजरीवाल जी अपने बौद्धिक स्तर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से अमित शाह जी के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो इस पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान का जो संचालन कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो निश्चित रूप से उनके पास में सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को अपने संक्षिप्त शब्दों में कह देते हैं और आलोचना प्रत्यालोचना में वो ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। जब केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी 75 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो तेलंगाना में बैठ के जो है अमित शाह जी ने जवाब दिया वहां से, नहीं होंगे, वो तो रहेंगे हमेशा। उस समय जवाब दे दिया और योगी जी पे कोई जवाब नहीं दिया। देखिए क्या है, जब राष्ट्र हित की बात आती है और वहां पर 75 साल क्या, इसके पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है ज्यादा उम्र तक रहे। तो जहां पर सही हाथों में राष्ट्र की बागडोर होना चाहिए, ऐसे मामलों में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जब तक मोदी जी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, देश की बागडोर संभालेंगे। इस बात को अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिससे कि जनता में कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये भी कह रहे थे ना कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी पे जो भरोसा है, योगी जी बने रहेंगे, कोई नहीं उनको हटा रहा, ये बोल देते। ये नहीं बोला। नहीं, उनको हटाना क्या है, जिसको जनता चुनेगी उसको कोई नहीं हटा सकता है। चलिए ठीक है। आज जो चुनाव है ये मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है और मोदी जी को ही चुनाव जीत रहे जितने भी लोग हैं। ठीक है, रतन तिवारी जी, उनकी नीतियां, रतन तिवारी जी, आप लोग बड़ा अच्छा जो है तीसरे दौर के बाद एक बार चुनाव बहुत तेजी से उठ गया था, लेकिन आप भी मानेंगे कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी ने चुनाव को एक तरह से बैलेंस में ला दिया और आप लोगों को जो थोड़ी बहुत बढ़त मिल रही थी वो खत्म कर दी। ये कंफ्यूजन आप लोगों ने अभी तक दूर नहीं किया है कि ओबीसी कोटे का जो कोटा है, पिछड़ों का आरक्षण का, वो मुस्लिमों की जातियों को जो आप लोग दे रहे हैं, उस पर क्या स्थिति रहेगी। ये जब तक साफ नहीं करेंगे 57 सीटों में भी आपका कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। देखिए, देश की जनता वो पूरी तरीके से समझ चुकी है। अब ये हाई कोर्ट का मामला है। अब हाई कोर्ट का मामला, कभी कभी मामले में समय लगता है, लेकिन सबको पता है कि इंडिया अलायंस किसी भी का हक नहीं छीनने वाली है। हम किसी के हक को छीन के किसी को दे दें, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग लगातार गरीबों की बात करते आए हैं, किसानों की बात करते आए हैं, युवाओं की बात करते आए हैं। यह सरासर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की तो बात करती है, मुसलमानों के समर्थन में एक तरफ खड़ी होती दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं।
एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं भाजपा के लोग, दूसरी तरफ उसी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रधानमंत्री मोदी में एकदम डर का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री चिंतित है, उनकी जो मैजिक है चल नहीं रही है, उनका जादू चल नहीं रहा है। इस तरीके से अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और इस स्थिति एकदम स्पष्ट है कि हम लोग हर जगह जीत रहे हैं। हम लोग तो 300 का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये 57 सीटों में भी आप देखना 50 सीट जीतेंगे। 350 के आंकड़े को पार करके सरकार बनाएंगे नवीन भाई। 350 की 400 पार भी कर सकते हैं आप लोग, तो जिस तरह से दावे चल रहे हैं। देखिए 400 पार तो ना मोदी जी कर रहे हैं ना आप, उन्होंने भी कहना बंद कर दिया है। तो कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए कि जो है नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो तो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब तो समय निकल गया ना। अगर आप नैरेटिव सेट करें, समय निकल चुका, आप तो सही सही बात करिए अंतिम दौर में। यहाँ में सरकार बना लेंगे किसी तरह, ये अच्छी बात है। एकदम प्रसन्नता हो उसके लिए ये ख्याल अच्छा है। ऐसा ख्याल करने से मन में अच्छा लगता है तिवारी जी के लिए। तो ठीक है, 4 तारीख को भ्रम दूर हो जाएगा, फिर कोई बहाना ढूंढेंगे। फिर वो 350 सीटें तो उस जमाने में नहीं है आप लोगों की, जब एक बार आई थी बस, जो है वो इंदिरा गांधी जी वाले, उसमें 404। तो बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा नहीं बोलना। अशोक सिंह बिसेन साहब, आप अपनी बात रख रहे थे माफिया वाली माध्य। तो समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो माफिया और अपराधियों को सरपरस्ती देने की, वो खत्म नहीं हो पा रही है। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर हम कहें तो राम राम, हम कहें तो राम राम, हम कहें रहीम रहीम, तो इस तरीके से चलने वाला नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं वही काम आज जनता आप दोनों आदमी के चेहरे को देखा। अशोक जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। 2024 का सियासी समर शुरू हो चुका है। तो ब्रेक के बाद राजधानी में फिर आपका स्वागत है। अंतिम दौर का मतदान बचा है, 7वें चरण में 1 जून को होना है। 57 सीटों पर जो घमासान है उसके लिए लगातार जो भाषण किए जा रहे हैं, उन्होंने माहौल को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल में थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तगड़े हमले बोले, उनको माफिया कहा। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जनता थर थर कांपती थी, और आज योगी जी की सरकार है तो माफिया कांपते हैं। इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं सुकीर्ति जैन साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, रतन तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, अशोक सिंह बिसेन साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार। अशोक सिंह बिसेन साहब, ब्रेक से पहले मैंने सवाल पूछा था कि माफियाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत बोला है आज, और पूर्वांचल वो इलाका है जहां पे पिछली बार आप लोगों को सीटें मिली थी, तो ये लड़ाई बहुत तगड़ी है, प्रधानमंत्री इसको महसूस कर रहे हैं।
वहां कहीं ना कहीं जो है कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि जिस तरह के वहां जातीय समीकरण हैं और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फेवर करते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए वो दो मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, एक मुस्लिम आरक्षण और दूसरा माफिया। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कोई बयान देना पड़ेगा, कोई सफाई देनी पड़ेगी, जो आप लोग मुझे लगता है दे नहीं पा रहे हैं। मुस्लिम प्रधानमंत्री जी जो है मुस्लिम आरक्षण की बात करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैलाना चाहते हैं, जो एक तरीके से अलग की तरीके से है। आज महिला, सीमांत व किसान, शोषित वंचितों के जो है अधिकार को जिस तरीके से छीना है, और ये बात करते हैं मुस्लिमों के, एक तरफ तो जो है पसमानदा मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, दूसरे तरफ अपने घोषणा पत्र से जो है मुसलमान शब्द भी जो है शामिल करना जो है मुनासिब नहीं समझा। आज जब जो है जनता इनसे रूठ के जा चुकी है, जो उत्तर प्रदेश का जो है मोस्ट बैकवर्ड है, इनसे जो है रूठ के जा चुका है, अब ये घबराए हुए हैं। अब घबराने की स्थिति में इनको मंगलसूत्र, माफिया और माफिया के साथ साथ जो है आज महिलाओं के जो है अधिकारों की बात करते हैं। अरे बहनों को जब दिल्ली में बैठे महिलाएं, लड़कियां रो रही थी, तब ये कहाँ थे? तब महिलाओं की बात नहीं करते थे, तब आरक्षण की बात इनको याद नहीं आ रही थी। आज जो है जब रामलला इनसे रूठ गए हैं, और तो बात छोड़ दीजिए, अब राम का नाम भी ये भूल गए हैं, और राम का ही श्राप है आज जो है जिस तरीके से इनकी बुरी दशा जो है 6ठे और 7वें चरण में होने जा रही है। इससे पीडीए गठबंधन जो है भारी बहुमत से जीतेगा, और जो है आने वाले समय में जो है पीडीए की सरकार बनने जा रही है। माफिया पे कुछ नहीं कहा आपने। गाजीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं जिस तरह से अफजल अंसारी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है डुमरियागंज में बयान देते हैं, हमारे जो है उनके हरशंकर तिवारी के लड़का जो है चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ जो है किस तरीके से भाषा का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, किस तरीके के भाषा का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो मुजरा और जो इनके मुजरे की बात कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, किसानों का मुद्दा खो गया है, गरीबों का मुद्दा खो गया है, मजलूमों का मुद्दा खो गया है। अब तो ये जो है जब राम को ठग लिए हैं, अब तो जो है जनता जो है स्वयं इन्हें हराने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अब महंगाई के साथ कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, आरक्षण भी मुद्दा होगा, सारे मुद्दे जो है नगर हो गए हैं। तो ये मुजरा पे आके जो है कि लोग मुजरा सुनने जाएंगे इलेक्शन के बाद। ऐसी बातें करना जो है देश के प्रधानमंत्री, ये कोई आम चुनाव है, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ये संविधान का चुनाव, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव होने जा रहा है। आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता जो है स्वयं हमारे साथ जो है धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रही है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, जनता जो है हमारे साथ इसीलिए मैदान में उतर चुकी है। आज इनके जो है जवाब नहीं दिया आपने, बाकी हमले तो खूब किया आपने, जवाब भी थोड़ा दे दीजिए। जो प्रधानमंत्री ने हमले किए हैं उसका जवाब भी थोड़ा दे दीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई रहे वो माफिया है, और इनके यहाँ चला जाए तो गंगा जल से नहाया हुआ राम का सपूत बन जाएगा। भाई हम कह रहे हैं हमारे पास हमारी पार्टी में आप खाते हो माफिया है, तुम्हारी पार्टी में क्या है? नहीं, पार्टी में नेता हो सकते हैं, लेकिन जो कार्य संस्कृति है उसकी बात भी तो है। बिसेन साहब, यूपी की जनता समझती है। सुख में शामिल होना कोई बुरी बात है? आप नहीं मानते कि यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है? जी सर, कानून व्यवस्था योगी जी के राज में सुधरी है, ये नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानते। कौन सी कानून व्यवस्था? एक लोगों की दूसरी कानून व्यवस्था, दूसरे लोगों की दूसरी कानून व्यवस्था। आज महिलाएं कहती हैं आज महिलाएं कहती हैं 10 बजे के बाद भी हम रात में जा सकते हैं आसानी से, हमें डर नहीं लगता, पहले डर लगता था। यही महिलाएं तो दिल्ली में बैठ कर रो रही थी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, यही महिलाएं जो है दिल्ली में बैठ कर रो रही थी, उनको न्याय क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री ने? उनसे बात क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री ने? एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कौन सा विकास है? तो अपने घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द लिखना भी मुनासिब नहीं समझे। क्या मुसलमान जो है इस देश का नागरिक नहीं है?
समाज में वो नहीं रहता, वो देश के लड़ाई में वो नहीं लड़ा है, उसका खून पसीना नहीं शामिल हुआ है देश की आजादी में, तो कौन सी बात प्रधानमंत्री करते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री से मुजरे की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, ऐसी बातें करना शोभा देता है? ये देश के प्रधानमंत्री की बात है। ठीक है, सुकीर्ति जी जवाब देंगे इसका, लेकिन उससे पहले डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, पूर्वांचल का चुनाव बहुत करारा है। पिछली बार बीजेपी काफी सीटें हारी थी पूर्वांचल में, और जो 64 सीटें जीती और जो हारी उसमें बड़ा इलाका पूर्वांचल का था। इस बार भी वहां माहौल बहुत तगड़ा है, इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं। जी नवीन जी, बड़ी बात यह है कि ये राउंड वो राउंड है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी चुनाव मैदान में, वाराणसी जी आपको पता है कि 1 जून को वाराणसी में भी मतदान होना है, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये सारे जो इलाके, गाजीपुर, तो ये राउंड प्रधानमंत्री का राउंड है। और प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचते हैं तो अशोक जी को भी पता होगा कि वहां लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं, कैसे उनका सत्कार करते हैं। मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ मूलतः नवीन जी। मैं तो अशोक जी से जानना चाहूंगा कि क्या वाराणसी का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 साल में उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है? हमें बड़ा आश्चर्य होता है कई बार नवीन जी, जब कई विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री या भाजपा की आलोचना करते करते बनारस में हुए तब्दीली को या उसमें हुए ट्रांसफॉर्मेशन को भी नकार देते हैं। गंगा पूरे वाराणसी में स्वच्छ है। वाराणसी के गलियों में, मैं उन गलियों में रहा हूं, गलियों में जिस तरह से पत्थर नए सिरे से बिछाकर चीजों को दुरुस्त कर दिया, जिस तरह से वाराणसी और प्रयागराज के बीच में हाईवे बनाया गया, मतलब इन चीजों को अगर आप नकारते हैं और कहीं न कहीं अगर उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं वाराणसी या पूर्वांचल में काम नहीं हुआ, हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद विंध्यवासिनी माता का भी कॉरिडोर लगभग बन के तैयार है। अन्यथा इन मंदिरों में पूरे देश दुनिया से जब लोग आते थे दर्शन के लिए तो उन्हें धक्के देकर के बाहर कर दिया जाता था, जगह नहीं होता था बैठने का, भगवान की आराधना का। किस तरह से वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वाराणसी का, उससे शहर को जोड़ा गया है, किस तरह से मिर्जापुर वाराणसी के बीच के सड़क का निर्माण हुआ है, किस तरह से रिंग रोड का निर्माण हुआ, किस तरह से अनिवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, किस तरह से आजमगढ़ के एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। इन चीजों को आप नकार नहीं सकते। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भाषा की मर्यादा सभी को पालन करनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा के साथ विकास कार्य जो किए हैं, जिस तरह से प्रयागराज का डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसको नकार सकते हैं अशोक जी? वाराणसी में नवीन जी मैं बताऊं, एक फ्लाईओवर बनने के लिए, पुल बनने में, पिलर खड़े होने में सालों बीत जाते थे। आज वाराणसी में एक छोर से दूसरे छोर हमारे 2 मित्रों के घर के बीच में जाने में जाम के बीच से हमें लगता था 1.5 घंटे, वो मैं फ्लाईओवर के माध्यम से लगभग 15 किलोमीटर दूर बनारस में 15 मिनट में चला जाता हूँ। क्या इसको नकारा जा सकता है? आज वहाँ पे रोपवे बन रहा है यात्रियों के लिए, लोगों के लिए, दशाश्वमेध घाट से कैंट स्टेशन और कई जगहों पे, इसको आप नकार सकते हैं? तो देखिए, पूर्वांचल में जो परिवर्तन किया है प्रधानमंत्री ने, उसको वहां की जनता स्वीकार करती है। और हालात ये है नवीन जी कि कोई जाके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ काशी में अगर बात करता है तो जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। हाँ, जिन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है उनके मुद्दे अगर विपक्ष उठाता है तो उसके जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और देखिए, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता दूं नवीन जी, अशोक जी चाहे जो भी दावे कर ले, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछली बार बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी और उनका गठबंधन ऐसा गठबंधन है जैसा जदयू का और आरजेडी का बिहार में था। आज बसपा अलग लड़ रही है
ऐसे में ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव कर दिया समाजवादी पार्टी ये कहते हैं ना, ने पिछली कि बार पुलवामा हुआ था, हारने के बाद वो लोकसभा में ऐसा कौन सा कमाल कर देंगे? वो कहते हैं पिछली बार पुलवामा का भावनात्मक चुनाव था, इस बार कोई भावनात्मक चुनाव नहीं है, मुद्दों के आधार पर जाति समीकरण है। राजा भैया ने जिस तरह से मिर्जापुर में पटेल को जो है जिस तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए बयान जारी किया है, ये भी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को। सिर्फ एक चीज नवीन जी देखिए, 2022 का चुनाव पुलवामा के साथ नहीं हुआ था विधानसभा, वहां क्या कर लिया समाजवादी पार्टी ने, तो इसलिए, और कांग्रेस तो अस्तित्व विहीन है लगभग उत्तर प्रदेश में। मैं तो तिवारी जी को सुन रहा था और वो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, क्या वो बता सकते हैं कि 17 सीटों में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कौन कौन सी सीट जीत रही है और कितने वोट से जीत रही है? हम गिना देंगे, तो सारे गिरा देंगे आप, गिना देंगे हम आपको सब। वो 400 सीट बोल रहे हैं तो सब गिरा देंगे। पूर्वांचल से आते हैं दीक्षित साहब, और आप बनारस से आते हैं तो हम आपके बगल में, बनारस के बगल से ही आते हैं, भदोही से। हम भदोही लोकसभा भी जीत रहे हैं। और दीक्षित साहब, आप पूर्वांचल की बात करते हैं और आए दिन आप भाजपा का बखान करते हैं, अच्छी बात है, आप भाजपा आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच्चाई को मानिए, सच को सच कहेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन झूठ को झूठ और सच को सच कहना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बनारस आप देख लीजिए, कॉरिडोर देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए। अरे भैया, देश के युवा सड़कों पे हैं, आज किसान परेशान है, महंगाई आसमान पे है, इस मुद्दों की बात कब होगी? आप सिर्फ मंदिर, पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान का सैर कराएंगे, उससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री खुद 4 जून को किसी मंदिर में जाके घंटा बजाए, उनको घंटा मुबारक हो, लेकिन 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सुकीर्ति जैन साहब, कुछ समीकरण जो है, अगर पंजाब की तरफ आते हैं आप, तो यहाँ 13 सीटें आती हैं और यहाँ पर जो हालात उतने अच्छे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है भले अलग लड़ रहे हों, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी मुकाबले में दिखाई देती नहीं है। यहाँ हालांकि पहले जब वो अकालियों के साथ गठबंधन में थी, तो उससे पहले गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, यहाँ काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। नवीन जी, 3-4 डिबेट लगातार मैं एक चीज जरूर देख रहा हूँ, डिबेट का विषय कोई भी होता है, तिवारी जी का भाषण एक ही होता है, बिसेन साहब का भी भाषण एक होता है। बात आप पिछले डिबेट में बात की कि भाई कम वोटिंग क्यों हुई, वो पहुंच गए किसानों पे, वो पहुंच गए सरदारों के ऊपर। मेरा कहने का मतलब है कि के मुद्दे हो, युवाओं के मोदी जी ने 2014 में 2014 में सुन तो लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। अरे सुनो, सुनने की भी आदत डालो तिवारी जी। देखिए, मैं भी सुनता हूँ। मेरा ये कहना है कि 2014 में मोदी जी ने किस मुद्दे पे चुनाव रखा था, लड़ा था? विकास का, सबका साथ सबका विकास। आज जो विकास की स्थिति है, जो परिवर्तन आया है, ये जो परिवर्तन का क्या लाभ सारे लोग नहीं ले रहे? क्या उन सड़कों पे समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के या AIMIM के लोग नहीं चलते क्या? सब चलते हैं, सब उसका लाभ लेते हैं। आज देश की जो आर्थिक उन्नति 5 ट्रिलियन का जो अभी आंकड़ा छू लिया था, ये हमारी औद्योगिक प्रगति का एक उदाहरण है, जिसका लाभ सबको मिलता है। और जहां तक प्रश्न उठता है घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, वो तो किसी भी देश में नहीं होती, अमेरिका में भी होती है दुर्घटनाएं, लेकिन सरकार के द्वारा उन दुर्घटना को रोकने के लिए जो तत्परता दिखाई जाती है, कोरोना में जो भारतवर्ष की तत्परता दिखाई, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर देंगे? आप जो है भारतवर्ष में रोडों के जो इतना बड़ा जाल फैला हुआ है, उसको आप कैसे आप इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि जो आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज हो रहा है, आप इसकी तरफ से कैसे आंख बंद कर लेंगे? ये कुछ घटनाएं होती हैं, वो घटनाओं के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं, व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है मोदी जी की सरकार का,
तो उनका आकलन उनके समग्र कार्यों के विकास से ही तय किया जाएगा ये। और वो समग्र कार्यक्रमों जो भारत में प्रतिष्ठा में बढ़ाया है, जो भारत की आर्थिक उन्नति में किया है, और जो आने वाले समय में भारत को विश्व के पटल पर सर्वश्रेष्ठ देश, आज अमेरिका रूस की टक्कर में भारत खड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। आज मोदी जी इतना परिश्रम कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की थी, वो परिकल्पना पूरी करने के लिए अपना समय, जीवन, उम्र सब अर्पित करने के लिए तैयार है। लेकिन बेरोजगारी पे कुछ बोलिए, बेरोजगारी, महंगाई तो है, ये तो मुद्दे हैं। बेरोजगारी, देखिए मैं एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा कि इस विषय पर जब डिबेट हुई थी, आज से 20 साल पहले दैनिक मजदूरी क्या थी? 60 रुपए 90 रुपए थी। आज देख दैनिक मजदूरी क्या है? 300 350 रुपए। मजदूरी भले बढ़ी हो, लोगों को रोजगार नहीं मिला, पढ़े लिखे लोगों को, ये बस मुद्दा तो है। सड़क पे युवा है, इतनी बड़ी आबादी में जो है जितने युवा निकलते हैं पढ़ लिख के, उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिल रहा, ये मुद्दा तो बना हुआ है। इससे इनकार कैसे कर लीजिएगा? निश्चित रूप से मैं इस बात को सहमत हूँ कि लेकिन जब औद्योगिकीकरण होता है तो लोग तो आखिर उसमें काम करते हैं, और आने वाले समय में जो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विदेशी कंपनियों ने भारत में जो उत्पादन इकाइयां लगाए रहे हैं, देखिए इतने लंबे समय की बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षा एक साथ पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उम्मीद बरकरार है। आज देश की जनता को उम्मीद है मोदी जी से कि मोदी जी जो कमियां शेष रह गई हैं उसको अवश्य पूरा करेंगे, और उनकी जो पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की टीम है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो इस देश को विकास के इस मुकाम तक पहुंचाएंगे, और जिसका लाभ हमारे तिवारी जी भी लेंगे, हमारे बिसेन साहब भी लेंगे, आप भी लेंगे, हमारे दीक्षित जी भी लेंगे। और उसमें मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे लोग लाभ नहीं लें, सब लोग लाभ लेंगे। ये उनका बड़ा हृदय है। इसलिए मोदी जी आने वाले समय में इस देश की जनता के आज भी उम्मीद है और भरोसा है, और उसको माननीय मोदी जी पूरा करेंगे। निश्चित रूप से जो कमियां हैं वो भी अवश्य दूर होंगी आने वाले समय में। ठीक है रतन तिवारी जी, इतना सब कुछ तो मिल रहा है, आप लोग क्यों परेशान है भाई? क्यों राहुल गांधी जी को लाने के लिए इतना जोर लगाए हुए हैं? नवीन भाई, शायद आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। आज उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को जो हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और ये हम सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। अगर आप लोग हमें वोट नहीं कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो पुण्य कमाने के लिए भाजपा को वोट करिए। आप बताइए ना, ये भोजन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल 2012 में किसने लाया था? किसकी सरकार ने लाई थी? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजना है, जो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। इस देश के लगातार लोगों को हमने काम देने का काम किया। मनरेगा के माध्यम से हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने 25% गरीबों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिया, जिसको शिक्षा का अधिकार का नाम दिया गया। तो सारी योजना तो हमारी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठकर अगर यह कहे कि आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा क्योंकि हम आपको राशन दे रहे हैं, ये तो गरीबों का मजाक उड़ाना हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक इंडिया अलायंस मैदान में डटी है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे सिकन दिख रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है क्या? नवीन जी आप ही बताइए। अगर आपने काम किया है तो अपने काम के आधार पर वोट मांगिए ना। सुन लीजिए रतन तिवारी जी, सुन लीजिए, अगर आपने मुद्दा उठाए सुन लीजिए। अगर राहुल गांधी जी को अपनी पुरानी सरकार के कामों पर इतना भरोसा होता तो वो अपना कांग्रेस का ट्रेंड कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं रहा है। राहुल गांधी जी ने 360 डिग्री चेंज किया है। पहली बार कांग्रेस जातिवाद की बात कर रही है। जातिवादी आरक्षण के बाद आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी कांग्रेस नहीं किए, हमेशा बाकी पार्टियां करती रही हैं। और यहाँ पर जो है सुन लीजिए पूरी बात, जहां पर जो मुस्लिम आरक्षण में जो फंस गए हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो जवाब सही ढंग से दे लेते तो अभी भी चुनाव आपको बढ़त मिल जाती। मैं आपको जवाब देता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की कोई जाति कोई धर्म नहीं है। हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं।
लेकिन शुरुआत किसने की? लगातार आप इस देश को बरगलाने का काम करेंगे, लगातार पिछड़ों की हक को मारने की बात करेंगे, एसटी, एसटी, ओबीसी की हक को छीनने की बात करेंगे, तो उनके अधिकार को न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकार के लिए तो कांग्रेस पार्टी को मैदान में डटना पड़ेगा ना। तो हम उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, और हम इंडिया अलायंस के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चुनावी मूड में हैं और मजबूत काम कर रहे हैं। जमीन पे आप देखिए ना, एक बार कह दीजिए ना, देखिए एक बार रतन तिवारी जी कह दीजिए कि भाई आप मुस्लिम आरक्षण को जो है छीन के ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे मुस्लिमों को, खत्म बात। हमने तो शुरुआती, नवीन भाई, हमने तो शुरुआती दौर में ही कह दिया आपके डिबेट में कि हम किसी के हक को किसी को छीन के नहीं देने वाले हैं। ये अटल सत्य है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे एसटी, एसटी, ओबीसी हो, चाहे सवर्ण भाई हो, चाहे गरीब हो, सबको सबका अधिकार मिलेगा। किसी के अधिकार को छीना नहीं जाएगा। ये अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार छीन तो रही है। वैसे बात होगी सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी कहते हैं वैसे आपने भी कह दिया किसी को छीनेंगे सबको बांटेंगे। ऐसा संभव कैसे है? जब आप किसी कोटा बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से लेंगे ना, या तो ए साइड से लेंगे या बी साइड से लेंगे, तो संभव ही नहीं है जो बात, वो कैसे कह रहे हैं आप लोग? 4 तारीख को परिणाम आने दीजिए। हम लोग सारे इंडिया अलायंस के लोग सरकार जब बनाएंगे, बैठ के विचार विमर्श करेंगे, सबको सम्मान मिलेगा और गरीबों के जेब में पैसा जाएगा भी, इसको निश्चित तौर पे सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इंदुकान जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए इंदुकान जी बोलिए। देखिए, रतन जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन कर्नाटक का एक बड़ा उदाहरण है जहाँ पे इन्होंने और लोगों के आरक्षण को काटकर 4% पिछली सरकार में मुस्लिम को अलग से आरक्षण दिया था। इस बार जब बीजेपी सरकार ने वहाँ उसको वापस ले लिया तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास के आरक्षण में 40 जातियों को आरक्षण दिया, मुसलमानों को। और क्या ये बैकवर्ड क्लास के लोगों का हक नहीं छीना कांग्रेस ने? ये मुद्दा तो कांग्रेस ने दिया बीजेपी को। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे पे कांग्रेस का पक्ष ये आता है कि ऐसा गुजरात में मोदी जी ने भी किया, तो ये बात समझ में आती है जब आप ये तर्क देते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने किसी का आरक्षण बिना काटे माइनॉरिटीज को आरक्षण दिया, आरक्षण देने की बात की, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखिए, बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस बात पे भी आ गई हैं कि हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देंगे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण देना देश के लिए, समाज के कुछ वर्गों के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ में आपको देश में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो योग्य लोग हैं, मेरिट वाले लोग हैं, उनको भी देश में कैसे रोकना है, इसका भी ध्यान रखना है। आप अगर पूरी तरह से ब्लैंकेट हर क्षेत्र में ये बात करेंगे तो अपने यहाँ के जो योग्य लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले भी जाते थे, फिर जाने लगेंगे, तो हम क्या हमेशा टेक्नोलॉजीज का केवल इंपोर्ट करेंगे? और जो बातें आप कहते हैं कि नहीं हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं, नवीन जी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में कहा था कि हमें इस तरह की आरक्षण की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना है। लेकिन आज उनके चौथी पीढ़ी के तौर पे जिस तरह की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम न सिर्फ आरक्षण देंगे बल्कि जातिगत आधार से गिनती करवाएंगे, ये सब क्या समाज में विद्वेष फैलाने का, समाज को और फर्दर डिसइंटीग्रेट करने का एक प्रयास नहीं है? इसके खिलाफ भी जनमानस में कहीं न कहीं बहुत सारे सेक्शंस में समाज के रोष है और इस पर कहीं न कहीं पुनर्विचार करना चाहिए। 2019 में देखिए, एक बार जब कांग्रेस को इतनी बुरी हार हुई थी तो राहुल गांधी जी ने अपना पद त्याग कर चिंतन किया था। हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस बार उन्हें पुनर्चिंतन करना पड़ेगा और कांग्रेस और विपक्षी कई पार्टियों में बड़े पैमाने पर टूट फूट हो सकती है इस तरह की नीतियों पर बात करती। अब तो कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस में टूटने के लिए, अब तो कुछ नया ही होगा जो है। बिसेन साहब, जो बात इंदुकान जी ने कही है जातीय वाली, इस राजनीति में आप जब तक सफाई नहीं देंगे अपनी, तब तक ओबीसी समुदाय जो आपका समर्थक है वो भ्रम में रहेगा। नहीं, किसी को अधर्म रहने की जरूरत नहीं है। ये चीजें जो है संविधान की है,
संविधान के अनुसार बाबा साहब ने जो जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं दी है, उस आधार पर जो है हमारे पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको सम्मिलित होते हुए सबको जो है हमारी पार्टी जो है न्याय करने यही का तो काम सवाल है करेगी। बिशन साहब, किसी के साथ मोदी जी अन्याय बार बार यही तो करने का बोल रहे काम हैं हमारी पार्टी नहीं करने जा रही कि है। जो और उनका जो इस हिस्सा तरीके है, से देश आज जो है देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। आज जो है नए सियासी चरण गढ़ने का समय है। आज जय पराजय नहीं होने जा रही है। आज 4 तारीख के आने वाले जो है 4 तारीख को आगामी जून को जो है देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और अंतिम चरण काशी में जो है पूर्वांचल के ये अंतिम चरण की लड़ाई है। सुन लीजिए, आज सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के स्वयं की लड़ाई है। सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए बिशन साहब, आखिरी दौर की लड़ाई है। पूर्वांचल में आपका बहुत मजबूत वोट है। घोसी सीट विधानसभा में जीते थे आप लोग, वो बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया था आपने, अभी भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये भ्रम दूर करना पड़ेगा कि किसका हिस्सा काट के आप किसको दे रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने 97% मुस्लिम आबादी को आरक्षण में ला दिया। अब 97 सारे मुस्लिम तो पिछड़े नहीं हैं, तो आपको साबित कहना पड़ेगा जो पिछड़े हैं, जो जातियां पिछड़ी हैं मुस्लिमों में, उनको हम देंगे, जो अगड़ी है उनको नहीं देंगे। जब तक आप साफ नहीं करेंगे तो जो आपके जो समर्थक हैं उनमें भ्रम बना रहेगा। मैं ये कह रहा हूं किसी का कोई भ्रम नहीं बना हुआ है। ममता बनर्जी ने दिया, उसका निर्णय कोर्ट ने कर दिया है। हम कहते हैं कि हम जो है समाजवादी लोग हैं, हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। जो भी होगा सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। चाहो आरक्षण की बात हो, आरक्षण की आड़ में देश के प्रधानमंत्री जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जमीन जो है वो पूर्वांचल के जो है जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो भी घबराए हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री भी घबराए हुए हैं, क्योंकि वो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो जो है विपक्ष को मुजरा कराने वाली बात करने लगे हैं। अब इससे अपनी हुई बात क्या होगी, क्योंकि अब जो है जनता जो है, क्योंकि ये लोग जो है ये इनके लिए तपस्या किया था 8 दिन, राम को जो है स्थापित करने के लिए तपस्या किया था। उस तपस्या को इन्होंने खो रहे हैं, मुद्रे की बात करके उस तपस्या को खो रहे हैं, क्योंकि अब इनके सामने दिखाई दे रहा है कि जनता स्वयं इन्हें हराने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ठीक है, अब जो है पीडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीडीए का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। अब जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, केजरीवाल को जो है खाली इशारा करने की जरूरत है। समय खत्म हो चुका है बिशन साहब। ठीक है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है और पूर्वांचल का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए। तो सही मानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।